चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स का सीरीज। और समझने की कोशिश कीजिएगा कि किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में खास करके करंट का कितना महत्व है। या वनडे एग्जाम्स को भी अगर छोड़ दें हम लोग, अगर मेंस में भी देखोगे तो पूरा का पूरा इकोनॉमिक और जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो पूरा का पूरा किस पे रहता है? करंट पर ही रहता है। ठीक है, तो हम लोग करंट को अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि करंट है क्या, क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है ये, इन चीजों को देखते हुए हम लोग चलेंगे। समझिएगा, जो करंट है आपका, करंट अफेयर्स मिनिमम कम से कम 1 साल का आपके पास होना चाहिए। 1 ईयर, 1 ईयर मिनिमम। ठीक है, कम से कम 1 साल का करंट अफेयर्स आपके पास होना चाहिए। अगर 1 साल का आप गैदर नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम 6 मंथ। अगर 1 साल को आपको याद रखने में तकलीफें हैं तो आप क्या करें? 6 मंथ। करंट के साथ आप हमेशा स्टैटिक जीके को जोड़ें, स्टैटिक जीके को जोड़ते हुए चलेंगे। करंट के साथ हमेशा एक दूसरे को रिलेट करते हुए क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, करंट अफेयर्स में आप हमेशा एडिटोरियल भाग को पढ़ने की कोशिश करें, रीड करें। ठीक है, करंट में आपको ध्यान किस किस चीजों पे देना है? मिनिमम कितने कितने रखना है? 6 मंथ या 1 ईयर का आपके पास डेटा होना चाहिए। क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखो, करंट जो होता है, अगर आप देखना चाहोगे यूपीएससी को, तो यूपीएससी क्या करता है कि करंट कम से कम 30 to 40% लेकर के चलता है। 30 to 40% आपका करंट से भाग होगा। ठीक, यही अगर स्टेट लेवल पर देखोगे तो ये थोड़ा सा गिर जाता है, 25 to 30% पे आ जाता है। ठीक है, तो करंट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए वनडे एग्जाम्स में भी, और आपका जो 1 की जगह पे 2 days 3 days का एग्जाम्स है उस पर भी। रिलेट कैसे करना है वो हम बता देंगे। द हिंदू न्यूज़पेपर से आप क्या करें? एडिटोरियल देखें द हिंदू से, उसको एनालाइज करें। द हिंदू को एनालाइज करना भी आपको सीखना पड़ेगा। जब तक ना आपने रीडिंग हैबिट्स नहीं होगा, जब तक ना आप रीड करने से कतराएंगे, मतलब रीड करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप कभी भी रिलेट नहीं कर पाएंगे। करंट को रिलेट करना बहुत जरूरी होता है, एक दूसरे से जोड़ना बहुत जरूरी होता है। नहीं जोड़ पाए तो एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनवाना मुश्किल होगा। करंट में आपको देखना क्या क्या है? एक, ज्योग्राफी देखना पड़ता है, ज्योग्राफिकल फीचर्स। ठीक है, दूसरा क्या देखना पड़ता है आपको? इकोनॉमी देखना पड़ता है। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस देखना पड़ता है, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, या समझ लो कि ये मिसलिनियस है, मिसलिनियस है। ठीक है, तरह तरह के विविध क्वेश्चंस जो होंगे उस पर आपको क्या करना है? यहाँ फोकस करना है। इन चीजों को अगर देखोगे और करने की कोशिश करोगे तो विश्वास करो, आपके एग्जाम में याद रखना हमेशा, हिस्ट्री हर बच्चा कर लेता है, पॉलिटी हर बच्चा कर लेता है, रटने वाले सब्जेक्ट्स हैं, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये हर कोई कर रहा होगा, हर बच्चा इससे जुड़ा हुआ है और हर बच्चा कहीं ना कहीं से कर लेता है। ठीक है, आपका फिर क्या है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मैंने बोला किसमें? करंट में आ जाएगा। ज्योग्राफी किस में आ जाएगा? करंट में आ जाएगा पार्ट। इंटरनेशनल रिलेशन करंट में पार्ट आ जाएगा। स्पोर्ट्स और अवार्ड्स मिसलिनियस करंट का पार्ट है। तो इनसे बच्चे जुड़ नहीं पाते। दैट मीन्स ये जो पार्ट है आपका, ये जो भाग है आपका, या करंट वाला पार्ट जो है, यही आपका रिजल्ट बनाने में काम करता है बेटा। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसमें? किसी भी एग्जाम के लिए। यानी दूसरों से आप बेहतर हो कि नहीं, दूसरों से आगे जा सकते हो कि नहीं, इसका डिसीजन या इसका डिसाइड कौन करेगा? करंट ही करता है। ठीक है,
बाकी जितनी चीजें हैं वो हर बच्चा करके जाता है और अच्छे से करता है। आपसे बेहतर होंगे, हम ये नहीं कहते हैं कि आपसे बेहतर होंगे या खराब होंगे, लेकिन हम ये जरूर बोलेंगे कि जितनी प्रिपरेशन आप करके जा रहे हो उतनी प्रिपरेशन और भी कोई करके जा रहा होगा। ठीक है, तो करंट ही एक पार्ट है जो आपको उनसे आगे लेकर के जाएगा या तो उनसे बहुत ज्यादा डाउन कर देगा आपको। और एक नंबर किसी से कम आना आपके रैंक को कम से कम 10 से 20 हजार पीछे ले जा सकता है, और एक नंबर ज्यादा लाना मतलब 10 से 20 हजार आगे आ जाओगे किसी से। ठीक है, तो करंट को हल्के मत लीजिएगा, करंट आपको करने ही करने हैं। कैसे करेंगे अभी हम छोटा सा आपको एक झलक दिखलाते हैं इस पे, जो कि आपको कैसे करना है। ठीक है, हाँ झलक ही दिखाएंगे, झलकी ही दिखाएंगे, चिंता नहीं कीजिए। चलिए, करंट अफेयर्स का सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा जो करंट अफेयर्स होगा आपका, हम 2025 से लेकर के आए हैं। 2025 मतलब जैन से लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं, जनवरी के सारे करंट अफेयर्स। अभी फिलहाल हम 20 क्वेश्चंस पर फोकस कर रहे हैं। पूरे के पूरे मंथ का क्वेश्चन मंथ के एंड में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मंथ के लास्ट में पूरा का पूरा आपको ये सीरीज हम देने की कोशिश करें। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके पास, समझने की कोशिश कीजिएगा। डैश स्टेट हैज स्टार्टेड पुलिस एंड आर्मी ट्रेनिंग स्कीम नेम्ड पार्थ स्कीम। ठीक है, किस राज्य ने पार्थ योजना के नाम से पुलिस और सेना प्रशिक्षण योजना की शुरुआत की है? किस राज्य ने? पेन और कॉपी के साथ हमेशा रेडी रहिएगा। करंट कैसे करके बनाना है वो आपको आइडिया हो जाना चाहिए। जहां पर भी प्रॉब्लम होता है करंट हम आपको कोशिश करेंगे रिलेट करने का, समझाने का। ठीक है, तो उसको पेन और कॉपी के साथ हमेशा रेडी रहिए आप। हो गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। पार्थ योजना के नाम से पुलिस और सेना प्रशिक्षण जो योजना है इसकी शुरुआत किस राज्य ने किया है? सबसे पहले समझते हैं कि पार्थ है क्या। ठीक है, यहाँ पे आपको सारा का सारा फुल फॉर्म दे रखा है मैंने। पार्थ का मतलब क्या है? पुलिस। ए का मतलब क्या है? आर्मी। आर का मतलब क्या है? रिक्वायरमेंट। टी का मतलब ट्रेनिंग और एच का मतलब हुनर। फ्री में पुलिस की ट्रेनिंग या आर्मी की ट्रेनिंग देने की शुरुआत करने जा रहा है। एक तरह का ये क्या है? एक तरह का क्या है? स्कीम है, योजना है। ठीक है, और ये शुरुआत करने जा रहा है आपका मध्य प्रदेश। कौन कर रहा है? मध्य प्रदेश शुरू कर रहा है बेटा। मध्य प्रदेश ने ये हाल ही में लॉन्च किया है कि हम पुलिस और आर्मी के लिए बच्चों को पहले से प्रिपेयर करेंगे फिजिकली। फिजिकली के साथ साथ ये आपको वनडे एग्जाम्स, दैट मीन्स क्या, रिटन एग्जाम्स की भी तैयारी करवाएगा। ठीक है, इस पे कोई चार्ज नहीं लग रहा है। मध्य प्रदेश में जितने भी बच्चे हैं वो जाकर के इस योजना से जुड़ सकते हैं। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? पार्थ योजना की शुरुआत कौन कर रहा है? मध्य प्रदेश कर रहा है। अब जितने भी यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे, इन ऑप्शंस को भी मैंने क्या लिया है कि 2025 से ही लिया है कि इन्होंने भी कोई ना कोई योजना तैयार किया है। ध्यान रखिएगा, कर्नाटका ने ऐसा कौन सा योजना का लॉन्च किया है जिसके कारण ये 2025 में हाईलाइट हुआ? कर्नाटक में क्या किया गया है जी? गुरु दाक्षी। क्या किया गया है? गुरु दाक्षी योजना। ठीक है, गुरु दाक्षी योजना इसने लॉन्च किया है। गुरु दाक्षी योजना क्या है? गुरु दाक्षी योजना प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स, प्रोटेक्शन फॉर एनिमल्स, प्रोटेक्शन फॉर एनिमल्स। ठीक है, जानवरों के लिए सुरक्षा प्रदान करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। प्रोटेक्शन फॉर एनिमल्स, जानवरों को सुरक्षा प्रदान करना इस योजना का क्या है? मुख्य उद्देश्य या इसका लक्ष्य क्या बेटा? हाँ, सारे के सारे जो भी पॉइंट आपको हम बता रहे हैं वो सारे 2025 में ही जनवरी में लॉन्च हुए हैं। ठीक है,
आंसर आपका मध्य प्रदेश है। आप नोट करके क्या करें, साइड में लिख ले कर्नाटक। कर्नाटक में क्या हुआ है, गुरुदाक्षी योजना। और गुरुदाक्षी योजना या गुरुदाक्षिणी जो गुरुदाक्षी पोर्टल है, ये है ही क्या, अगर आप योजना नहीं लिखना चाहते हो तो इसको पोर्टल भी बोल सकते हो। इसका मेन मोटिव क्या है, जानवरों को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है। उड़ीसा, बेटा हमारे स्वतंत्रता संग्राम में उड़ीसा के एक महान सेनानी थे जिनका नाम था शहीद माधो सिंह। ध्यान रखिएगा, शहीद माधो सिंह के नाम पर एक योजना की शुरुआत की गई है उड़ीसा में, जिसको जाना जाता है शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना। हाथ खर्चा योजना, ठीक है। शहीद माधो सिंह के द्वारा एक शहीद माधो सिंह के नाम पर एक हाथ खर्चा योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें हर एक स्टूडेंट को 5,000 रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। 5,000 स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स। ठीक है। वहां पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं जो तैयारियां कर रहे हैं या स्कूल लाइफ में हैं, उनको कितने रुपए का एक स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, 5,000 स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है। मध्य प्रदेश ने क्या किया है, पार्थ योजना की शुरुआत की है। पार्थ योजना क्या है, फ्री में बच्चों को आर्मी और पुलिस की क्या दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, फिजिकली भी और साथ में आपका रिटन एग्जाम का भी, दोनों चीजों को ये बचपन से ही बच्चों को सिखलाएगा। ठीक। कर्नाटक ने क्या किया है, गुरुदाक्षी पोर्टल या गुरुदाक्षी योजना की शुरुआत की है। इसमें क्या है, प्रोटेक्शन फॉर एनिमल्स, जानवरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसने इस योजना का शुरुआत किया। उड़ीसा ने क्या किया है, शहीद माधो सिंह के नाम पर हाथ खर्चा योजना की शुरुआत की है, जिसमें हर एक स्टूडेंट, हर एक विद्यार्थी को कितने रुपए की धनराशि दी जा रही है, 5,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी, जिसमें उन लोगों का क्या होगा, मतलब पढ़ने के लिए कभी भी क्राइसिस ना हो, बच्चे कभी भी पैसों के चलते पढ़ाई ना छोड़े, ऐसी योजना है इनके पास। ठीक है। और सिक्किम में कागेद उत्सव की शुरुआत हुई है। कागेद उत्सव, कागेद उत्सव की शुरुआत हुई है बेटा। कागेद उत्सव को मुखौटा नृत्य भी बोला जाता है। मुखौटा नृत्य। ठीक है। इन लोगों का ये ट्रेडिशनल डांस है, जो कि सब आकर के यहाँ पे सामूहिक रूप से इसको प्रदर्शित करेंगे, दिखलाएंगे, लोगों को अट्रैक्शन का एक जरिया बनेगा। आपको पता है सिक्किम हमारा जो है वो अट्रैक्शन का एक जरिया है, माउंटेनियस हिली रीजन है, इस जगह पे लोग घूमने जाते हैं। इसी कारण से जनवरी के महीने में कागेद उत्सव की शुरुआत की गई। ठीक है। यहाँ तक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन को आप देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, महाभारत वाटिका किस स्टेट के द्वारा शुरू की गई है, किस राज्य ने इसकी शुरुआत की है, महाभारत वाटिका। ध्यान रखिएगा, दो चीजों की शुरुआत हुई है, महाभारत और रामायण वाटिका। ठीक है। रामायण वाटिका और महाभारत वाटिका वनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, यानी पर्यावरण को बचाने के लिए और हमारे पर्यावरण का महत्व समझाने के लिए, लोगों के लिए इन दोनों चीजों की शुरुआत की गई है। और शुरू करने वाला कौन है, देवभूमि उत्तराखंड। कौन शुरू कर रहा है इसको, देवभूमि उत्तराखंड। ठीक है। उत्तराखंड के द्वारा इसकी शुरुआत हुई है। रामायण वाटिका, महाभारत वाटिका किसके लिए हुई है, इसकी शुरुआत क्यों है, लोगों को किस लिए, किसकी जानकारी देना चाहता है, पर्यावरण के महत्व के बारे में जानकारी देना चाहता है। और लोग, चूंकि ये देवभूमि कहलाती है, यहाँ लोग क्या करते हैं,
देवताओं की पूजा करते हैं, यहीं आपको पंच प्रयाग मिलेंगे, यहीं आपको 4 धामों में से एक धाम कौन, हरिद्वार मिल जाएगा, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ मिल जाएगा, गंगा का उद्गम स्थान है ये। तो ये ऐसी भूमि है जहां लोग जाना पसंद करते हैं। तो लोगों को इसके महत्व को जानना, क्यों, क्योंकि जब पर्यटन ज्यादा होता है, लोग बहुत मात्रा में जब घूमने के लिए जाते हैं, तो वहां गंदगी भी फैलाते हैं, कचड़े भी फेंकते हैं। तो उन कचड़ों से कैसे करके हमें बचाना है, आप समझने की कोशिश करो। कभी शायद आपने कोई मूवी देखा हो, इस मूवी में क्या था कि एक जगह पे रोज कोई ना कोई आकर के कचरा फेंक करके जाता है। क्यों फेंकता है, क्योंकि वो डस्टबिन वाला एरिया था, किसी ने फेंका होगा, फिर ला करके किसी और ने फेंक दिया। तो ऐसे करते करते एक इंसान के घर के सामने, गेट के सामने इतना गंदगी था कि वो परेशान हो गया था कि हम करे तो करे क्या। लास्ट में इसने क्या किया, गंदगी को साफ किया और यहाँ पे एक हनुमान जी की मूर्ति बैठा दिया। अब क्या होगा, अब कोई कचरा फेंकेगा ही नहीं। क्यों नहीं फेंकेगा, भारत आस्था का देश है, भारत देवताओं को इस तरह से पूजता है कि उस जगह अब सोच करके भी वो कोई गंदगी फैला नहीं सकता, वो जाएगा ही नहीं। तो रामायण और महाभारत दोनों आपके आस्था से जुड़ा हुआ है, दोनों आपके क्या हैं, एपिक्स हैं, महाकाव्य हैं। इनकी लोग हर घर में पूजा करते हैं, इनको पढ़ करके बच्चों में अच्छे संस्कार डाले जाते हैं। इसीलिए इस पोर्टल का नाम ही क्या रख दिया गया है, रामायण और महाभारत वाटिका। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या हुआ जिसके लिए ये हाईलाइट हो गया, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में 69th रेलवे डिवीजन की शुरुआत हुई। इससे पहले रेलवे के कितने डिविजन्स थे, कितने थे जी, ठीक है 68। तो 69th रेलवे डिवीजन की शुरुआत कहां हो रही है, तो जम्मू एंड कश्मीर। 69वां रेलवे शाखा की शुरुआत की गई। अब ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर में ही विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनकर के तैयार हो गया है, रेलवे ब्रिज, ठीक है। रेलवे ब्रिज या रेलवे पुल जो सबसे ऊंचाई पर है, ठीक है, कहाँ है, रियासी। रियासी जम्मू का एक जगह है कश्मीर में, जिसको हम लोग क्या जानते हैं, रियासी के नाम से। ये हाईएस्ट वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है बेटा, ठीक है। हो गया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट समझने की कोशिश करेंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है ये समझिएगा, इसको हटा दीजिएगा यहाँ से। ये है आपका ग्रीन जीडीपी, ग्रीन जीडीपी मॉडल। पहली बार भारत में ग्रीन जीडीपी की शुरुआत हुई है, ग्रीन जीडीपी मॉडल की शुरुआत की है। और किसने शुरू किया है इसे, छत्तीसगढ़ ने किया है, ठीक है। ग्रीन जीडीपी क्या है, जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जीडीपी से ही हम अपने आप को डेवलप कंट्री और अनडेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्री के रूप में मापते हैं। तरीका क्या है उसको भी हम लोग आगे चल करके इकोनॉमी में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब, अगर किसी देश की तरक्की देखनी है, अगर किसी देश को आगे लेकर के चलना है, यानी देश को अगर आप बहुत ज्यादा डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके साथ साथ आपको ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना होगा जो क्या हो, रिसाइकल्ड हो सके, ठीक है, रिन्यू हो सके। यानी आप उन चीजों को समझिए कि पुनः उसका चक्रण करके दोबारा हम क्या कर सकें, यूज कर सकें, ठीक है। तो इसी को बोला गया है ग्रीन जीडीपी मॉडल। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट आते हैं तेलंगाना। बेटा तेलंगाना ने भी एक समझिए प्रोग्राम की स्टार्टिंग की है 15 जनवरी से। 15 जन को ही इसने इसकी शुरुआत की थी।
क्या था? अपनी सेना को जानो, अपनी अपनी सेना को जानो, ठीक है, अपनी सेना को जानो। क्यों इसकी शुरुआत 15 जन को हुई? क्योंकि 15 जन को ही हम लोग मनाते हैं आर्मी डे, ठीक है। 15 जन को क्या मनाते हैं? आर्मी डे के रूप में जाना जाता है। हाँ बेटा, आप वही लिखेंगे, अपनी सेना को जानो, आर्मी डे, ठीक है। क्यों मनाते हैं इस आर्मी डे के रूप में इस दिन को? क्यों? क्योंकि 1949 में भारत को पहला अपना क्या मिला था? सेना अध्यक्ष, यानी आर्मी चीफ मिला था बेटा, चीफ ऑफ आर्मी। कौन थे चीफ ऑफ आर्मी? कौन? केसी करियप्पा, केसी करियप्पा, ठीक है। केसी करियप्पा के रूप में भारत को पहला अपना सेना अध्यक्ष मिला था, ठीक है, आर्मी चीफ मिला था। इससे पहले ब्रिटेन के लोग आर्मी चीफ हुआ करते थे, भारतीय कोई नहीं। केसी करियप्पा के रूप में फर्स्ट आर्मी चीफ मिले हैं। यहीं पे लिख लेना, 12 जैन को हम लोग मनाते हैं क्या? 12 जैन को क्या मनाते हैं जी? युवा दिवस। वेरी गुड, युवा दिवस। यहीं पे लिख लेना, 9 जन को क्या मनाते हैं? NRI डे, ठीक है। 23 जन को क्या मनाते हैं? 23 जैन, जल्दी से बताओ। बर्थडे ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। हो गया यहां तक? आगे कंटिन्यू करो। थर्ड क्वेश्चन है बेटा आपके स्क्रीन पे, चेक कीजिए क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन आपसे। जनवरी 2025 में प्रोजेक्ट P75 स्कॉर्पिन परियोजना के तहत भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली नवीनतम पनडुब्बी निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, 2017 में यह अनाउंसमेंट हुआ था कि P75 स्कॉर्पिन, ठीक है, क्या? हाँ, P75 स्कॉर्पिन, स्कॉर्पिन प्रोजेक्ट में 6 पनडुब्बी बना करके भारत तैयार करेगा। कितनी करेगा? 6 करेगा, ठीक। तो सबसे पहला पनडुब्बी जो बना है वो बना है आपका कालवरी, ठीक है, पहला फर्स्ट बना है ये, ठीक है, इस योजना के तहत कालवरी। सेकंड बना है बेटा आपका खांडेरी, ठीक है। सेकंड कौन बना है? खांडेरी। और ये बन करके रेडी कब हुआ? 2021-22 में। 2021-22 में दो को भारतीय सेना में मिला लिया गया। थर्ड अगर हम देखेंगे तो थर्ड बन करके रेडी हुआ है करंज, करंज, ठीक है। और अगर फोर्थ आपसे पूछें, फोर्थ कौन बना है जी? कौन बताएगा? वेला। कौन बना है? वेला, ठीक है। फिफ्थ और सिक्स्थ का नाम बताओ। सिक्स्थ मेरे ख्याल से आपको एक तो दिख गया होगा जो 2025 में सेना में मिलाया गया, ठीक है। फिफ्थ बना है बेटा वागीर, फिफ्थ क्या बना है? वागीर, ठीक है। और सिक्स्थ बना है वागसीर, वागसीर। और ये जो वागशीर है ये 2025 में मिलाया गया। वागीर जो है ये 2024 में मिलाया गया है, ये 2023-24 में मिलाया गया, ठीक है। ये 6 क्या है हमारे पनडुब्बियां हैं जो कि नवीनतम बनकर के रेडी हुई। भारत में अब टोटल पनडुब्बी कितनी हो गई हैं? 16। टोटल पनडुब्बियां कितनी हो गई हैं? 16। इससे पहले भारत के पास 10 हुआ करती थी, अब भारत के पास 16 है,
ठीक है, ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक मोड पर चलने वाली पनडुब्बियां हैं। क्लियर हो गया होगा आपका ये टॉपिक भी यहाँ पे। अब समझिएगा, विश्व में विश्व में नंबर 1 रैंक, फर्स्ट रैंक पे पनडुब्बियों के मामले में कौन है जी? कितने? चाइना के पास है बेटा, ठीक है, चाइना के पास है 78 पनडुब्बियां। कितनी है? 78। सेकंड रैंक पे कौन है? सेकंड रैंक पे यूएसए। सेकंड रैंक पे कौन है? यूएसए 70। थर्ड रैंक पे कौन है? रशिया। थर्ड रैंक पे कौन है? रसिया, ये भी 70 के साथ है। फोर्थ रैंक अगर देखेंगे, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया, ये डेटा चेंज भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? हर दिन कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है, बढ़ाते रहता है कोई ना कोई। यहाँ है 68, ठीक है, नॉर्थ कोरिया। फिफ्थ रैंक पे है बेटा जापान। जापान 22, ठीक। और सिक्स्थ रैंक पे आ गया है हमारा देश 16 के साथ। जबकि आप जानते हो पाक के पास कितने हैं अभी? 8, ठीक है, 8 पनडुब्बियां हैं किनके पास? पाकिस्तान। आपने कभी ऑपरेशन गाजी के बारे में सुना होगा, सुना है ना? 1971 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन गाजी चलाया था, ठीक। तो उसके बारे में आप जानिए, समझिए। पनडुब्बियां क्यों महत्व रखती हैं एक देश के डेवलपिंग में, बोलो। गाजी का मतलब होता है जो गैर मुस्लिमों की हत्या करेगा, ठीक है, सेम। कभी मौका मिलेगा तो उसकी हिस्ट्री हम आपको बताएंगे कि मिशन गाजी क्या था, या वो ऑपरेशन गाजी क्या था, उसके बारे में भी डिटेल्स में हम लोग चर्चा किसी टाइम। फिलहाल ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन पर। 4 है ना? 4 है, 5 है? 4। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन 150 साल पूरा होने के बाद गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बन गया है? आप समझिए, नीति आयोग की शुरुआत हुई है 2015 में, 1 जनवरी 2015। इसका क्या 150 साल पूरा होगा? आंसर हो नहीं सकता। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसकी शुरुआत हुई है 1963 में। 1963 में। क्या इसका भी 150 साल हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, सतर्कता आयोग, इसकी शुरुआत हुई है बेटा 2005 में। क्या इसका भी 150 साल हुआ होगा? नहीं। याद रखिएगा, IMD, वो नहीं है ये, IMD है। इसकी शुरुआत हुई है 1875 में। कब हुई है? IMD, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, ठीक है बेटा। इनमें से कौन सा आयोग है जिसका 150 साल पूरा हो गया और उसी चीज का झलकी आपको दिखाई देगा कब? कल, यानी 26 जनवरी के परेड में आपको ये नजर आएगा कि मौसम विभाग ने हमारा कौन कौन सी अचीवमेंट पा लिया है। अब क्या होता है, भूकंप आने से पहले आपको सूचना दे दी जाती है, या फिर सुनामी आने से पहले आपको सूचना मिल जा रही है,
किस साल बारिश होगी किस साल नहीं होगी इसकी भी सूचना आपको मिल जाती है, तो आप उस तरह से किसान अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई है? 1875 में। इसका स्थापना 150 साल पूरा होने की खुशी में ये हमारे गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के परेड में क्या होगा? शामिल होगा। क्लियर है? सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। हर समय एक ऐड आता है ना, सावधान रहें सतर्क रहें, तो सतर्क करने का काम कौन करेगा? नीति आयोग इससे पहले दूसरे नाम से जाना जाता था, योजना आयोग से बना है आपका नीति आयोग। यहां तक क्लियर है आपका? अब समझिएगा, सीबीआई ने जनवरी में स्टार्ट किया है बेटा भारत पोल। किसकी शुरुआत की है? भारत पोल की शुरुआत की है। ठीक है, जैसे अगर कोई विदेश में कोई अपराध करता है, अगर कोई विदेश में यानी फॉरेन में क्या करे, किसी तरह का कोई अपराध कर ले, इलीगल काम कर ले, तो उसको इंटरपोल क्या करती है? पकड़ने का काम करती है। इंटरपोल क्या है? इंटरनेशनल गतिविधियों पर नजर रखने वाला एक तरह का सिक्योरिटी क्या है? डिपार्टमेंट है। इसी तरह से उसी के साथ मिलकर के भारत ने भी एक चीज की शुभारंभ की है जिसको हम लोग क्या नाम से जानेंगे? भारत पोल के नाम से जानेंगे। अब अगर कोई भारतीय विदेश में कोई गतिविधि करता है तो उसकी डायरेक्ट सूचना किसको मिलेगी? भारत सरकार को मिलेगी। ठीक है, इसी की शुरुआत किसने किया है? श्री अमित शाह ने किया। क्लियर है यहां तक? चले अब आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास, चेक कीजिए। 11वें अध्यक्ष के रूप में, इसरो के 11वें अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? 11th जो आपके बने हैं चेयरमैन, मैंने यहाँ पे हिंट दिया हुआ है। 11th कौन बने हैं? वी नारायणन। ठीक है, वी नारायणन। ठीक है, नारायणन, वी नारायणन जो आपके 11वें क्या बने? इसरो चीफ बने हैं। 10वें कौन थे जी? 10th नहीं, के शिवान आपके 9वें थे, 9th थे। ये के शिवान जो थे वो 9वें थे। ठीक है, 10वें एस स्वामीनाथ, स्वामीनाथ। ठीक है, एस स्वामीनाथ। एस स्वामीनाथ ने ही सक्सेसफुली लॉन्च किया था चंद्रयान 3 और आदित्य एल, किसकी स्थापना की थी? आदित्य एल, L1। ठीक है, तो इन्हीं को दिया जाता है चंद्रयान 3 का सक्सेस का राज। लेकिन चंद्रयान 3 का बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? के शिवान को दिया जाता है, लेकिन ये फेलियर हो गया था सेकंड वाला। स्वामीनाथ। ठीक है, 11th कौन बने? क्लियर हो गया यहां तक? अब बात करते हैं प्रोबोबो सुबियांतो। कौन थे, कौन है? प्रोबाबो सुबियांतो बेटा इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया के क्या है? प्रेसिडेंट है। और ये हमारे 76th रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट है बेटा, रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट है। ठीक है, इस बार जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा उसके चीफ गेस्ट कौन है?
इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। इस क्वेश्चन का आंसर मेनली क्या है, वी नारायणन है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा एलोबरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जनवरी में ये लोग हाईलाइटेड हुए। हो गया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट समझिएगा, राजगोपाल चिदम्बरम कौन थे? इनका हाल ही में डेथ हुआ है बेटा, इनका हाल ही में क्या हुआ है, डेथ हुआ है। ये फेमस इंडियन साइंटिस्ट हैं, फेमस इंडियन साइंटिस्ट हैं। ये फेमस इंडियन साइंटिस्ट थे। क्या काम किया है इन्होंने? 1974 में ऑपरेशन याद है, पोखरण में पहला क्या न्यूक्लियर परमाणु जो क्या किया गया था, परीक्षण किया गया था, टेस्ट किया गया था, यही इंसान थे, इनका मेन रोल था। ठीक है, तो ऑपरेशन क्या था, उसका नाम क्या था, कौन बताने जा रहा है? जो पोखरण में टेस्ट हुआ था उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऑपरेशन 98 में, 98 में भी ये इन्हीं का रोल था। 98 में भी आपका इन्हीं का रोल है, जिसको हम लोग ऑपरेशन शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, ऑपरेशन शक्ति, इसमें इनका और एपीजे अब्दुल कलाम का रोल था। ठीक है, ये भी पोखरण में किया गया था, 5 बार इसका टेस्टिंग हुआ था। ये किस नाम से जाना जाता है जो 74 में हुआ था, कौन बताएगा? माइंड को थोड़ा सा रिवाइंड करो, अगर याद आ जाए किसी को। हो सकता है आप नहीं थे, नाम तो सुना होगा। हाँ, थिंकिंग कीजिए, क्या था वो ऑपरेशन? सोचो सोचो, नहीं नहीं, विजय नहीं था, शक्ति यहां था, उसका क्या नाम था, लिखो, स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता था ये ऑपरेशन, स्माइलिंग बुद्धा। इंदिरा गांधी के समय में ये हुआ था, और ये किसमें? अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ था। इंदिरा गांधी के समय में अमेरिका, चाइना के साथ साथ कनाडा, रशिया, सब ने भारत पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध। रशिया को छोड़ करके, रशिया इसके साथ था, इंडिया के साथ रशिया था। ठीक है, बाकी जितने देश थे सभी ने हैवी क्या लगाया था, इन पर बैन लगा दिया गया था। बहुत सारी चीजों पर बैन हो सकता है, आप भारत से बाहर ट्रेड नहीं कर सकते, कुछ खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते, आपको कोई चीजों का लाभ नहीं मिलेगा, हर संस्था से आपका नाम हटा दिया जाएगा। ठीक है, इंडिया पर बहुत तरह के बैन लगा दिए गए थे। इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने भी अपना न्यूक्लियर परीक्षण कर लिया था। ठीक है, चले अब आगे। यानी 5 महादेशों को छोड़ करके भारत 6ठे नंबर पर आ गया था, जो न्यूक्लियर क्या था, संपन्न एक देश बना। ठीक है, न्यूक्लियर पावर बन गया था, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था हमारे लिए। नेक्स्ट बात करते हैं जय शाह की। बेटा जय शाह जो कि अमित शाह के बेटे हैं, ये आईसीसी के सेक्रेटरी बने जनवरी में। ये क्या बने? आईसीसी के सेक्रेटरी बने, सचिव बने। ठीक है, ये बीसीसीआई के पहले क्या हुआ करते थे? हेड थे, चीफ थे, अब ये आईसीसी के सेक्रेटरी है। और ये कोशिश कर रहे हैं कि 2028 के ओलंपिक में किसको शामिल कर लिया जाए? क्रिकेट को शामिल कर लिया जाए। चलिए अब आगे। मेनली ओलंपिक में उन गेम्स को शामिल किया जाता है जो कम समय में एंटरटेनमेंट भी दे दे और क्या हो, बोरिंग ना फील हो। क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो कि बोरिंग फील करवाता है, लंबे समय तक चलता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कोशिश किया गया था कि बोरनेस को खत्म कर दिया जाए और T20 की शुरुआत हो।
लेकिन T20 में भी अभी भी बोरिंग क्रिकेट खेली जाती है, इसलिए उसको भी कम करने की कोशिश की जा रही है, T10 के रूप में लाने की कोशिश है ओलंपिक्स में खास करके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 7th है, 6 क्वेश्चन नंबर 6 समझिएगा। रेन विदाउट सीजन, बिन मौसम बारिश को भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है, डिजास्टर घोषित कर दिया है? बिन मौसम अगर बारिश होती है तो उसे क्लैमिटी मानने के लिए तैयार है। अब ऐसा कोई राज्य है जो इस चीज को मानने के लिए तैयार है कि ये सही में नेचुरल डिजास्टर है, किसानों का बहुत भारी मात्रा में क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ऐसा कौन सा राज्य है जो इसको प्राकृतिक आपदा मानने के लिए तैयार है? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा ने यह घोषणा किया है कि बिन मौसम बारिश अगर हो जाए तो इसे नेचुरल डिजास्टर हम लोग मानेंगे, इसमें लोगों की हेल्प की जाएगी। मान लो तुमने संडे का कोई प्लान करके रखा है, ठीक, कि भाई मेरे पास 500 रुपीज है, हम अपने तरीके से कल अपना लाइफ जिएंगे, बहुत खुशी से कहीं घूमेंगे, खाएंगे, जो भी करना हो करेंगे। अचानक से पता चला तुम्हारे मौसी का बेटा आ गया या मौसी की बेटी आ गई, मम्मी बोले बेटा बहुत दिनों बाद आया है तो पापा यहाँ है नहीं, तुम्हारे पास जो 500 है उससे कुछ कपड़े उपड़े खरीद दो इसे। बिन मौसम बारिश, बिन मौसम बारिश, जो खुशियां मनाने वाले थे आप, वो सारे के सारे क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, तो बिन मौसम बारिश किसको बोलते हैं समझ में आ रहा है? जो आपकी खुशियों में क्या कर सकता है, रंग में भंग डाल सकता है। ठीक है, तो उनको बोलते हैं। असम ने ऐसा क्या किया है बेटा, असम ने एक उत्सव की शुरुआत की है जिसको बोलेंगे गुणोत्सव, गुणोत्सव। इसने गुणोत्सव की शुरुआत की है। और गुणोत्सव क्या है, छोटे बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन के लिए प्रेरित करना, प्राइमरी एजुकेशन के लिए प्रेरित करना। ठीक है, और प्राइमरी एजुकेशन के लिए प्रेरित करते हुए इसका एडमिशन दिलवाना, किसमें, किसमें एडमिशन दिलवाना है, कौन से स्कूल्स में, प्ले स्कूल्स में। किसमें एडमिशन देना है, प्ले स्कूल्स में। यानी जो 3 से 4 साल या 3 से 5.5 साल के बच्चे होंगे उनको पढ़ाना नहीं है, उनको क्या करना है, स्कूलों में माहौल में एनवायरनमेंट में लाना है, दोस्तों के साथ खेलने सिखाना है, बैठने सिखाना है, और इसी खेल खेल के साथ थोड़ी बहुत उनको प्राइमरी एजुकेशन देना। ये इसका लक्ष्य है, असम ने शुरुआत किया है इसका। ठीक है, गुणोत्सव। उत्तर प्रदेश क्यों जनवरी में हाईलाइट हो गया बेटा, 2025 महाकुंभ। ठीक है, महाकुंभ का आयोजन 2025 में कहां हो रहा है, प्रयागराज, प्रयागराज में। ठीक है, इसलिए ये हाईलाइट में। किस नदी के किनारे, बोलो कौन सी नदी के किनारे? महाकुंभ जो प्रयागराज में लगेगा वो किस नदी के किनारे लगेगा? नहीं बेटा, त्रिवेणी, यहां त्रिवेणी बोलोगे आप, यहां तीनों नदियों के किनारे संगम है ये। ठीक है, इसको संगम माना गया है, त्रिवेणी संगम पर ही इसका आयोजन होगा। बता देंगे आपको बाद में, अभी लाइव में। क्लियर है यहां तक? तमिलनाडु क्यों हाईलाइट में है जी? तमिलनाडु भारत का पहला राज्य बना जिसने ग्लास आर्क, ग्लास आर्क ब्रिज तैयार किया है।
ग्लास आर्क ब्रिज तैयार किया है? ठीक है, ये भारत का पहला राज्य है जिसने ग्लास आर्क ब्रिज तैयार किया है। मतलब एक ब्रिज बनी है, वो पूरी तरह किसकी बनी हुई है? ग्लास की बनी हुई है। आप अगर उस पर पैदल चलते हो तो नीचे आपको समंदर दिखेगा। ठीक है, हमने क्या बोला कि ये आर्क की बात हो रही है। आर्क समझ रहे हो? झूला की तरह है वो। ठीक है, ग्लास आर्क ब्रिज की शुरुआत तमिलनाडु ने की है। आगे बढ़ूं? चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां है ना? 7th क्वेश्चन है बेटा आपके पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत और अफगानिस्तान के बीच संयुक्त, क्या है? भारत और अफगानिस्तान के बीच संयुक्त सहयोग शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है? भारत और अफगानिस्तान दैट मीन्स तालिबान सरकार के साथ एक संयुक्त शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इंडिया ने अफगानिस्तान को भारत आने का न्योता दिया था कि आप आइए, दिल्ली में हम लोग बैठ करके बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय भारतीय सरकार बहुत ज्यादा पावरफुल है, ऑर्डर दे सकती थी, लेकिन अफगानिस्तान या तालिबान ने आने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि ये फॉरेन डिप्लोमेसी को लेकर के चल रही है। दूसरे देश इसके जो पड़ोसी हैं वो नाराज ना हो जाएं। क्यों? क्योंकि ये घिरे हुए हैं किससे? मुस्लिम कंट्रीज के साथ। पाकिस्तान इसका पड़ोसी है, हाल फिलहाल पाकिस्तान के साथ इसके विवाद भी हुए हैं सीमा को लेकर के। तो इसी कारण से इसका न्यूट्रल वेन्यू में क्या हुआ? मीटिंग हुआ। और कहां हुआ? दुबई में हुआ। ठीक है, इसका न्यूट्रल वेन्यू में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया जो दुबई में हुआ। हो गया होगा। दिल्ली क्यों हाईलाइट है जी? दिल्ली में इलेक्शन के क्या हो गई है? घोषणा हो गई है। दैट मीन्स बहुत जल्द यहाँ 1 से 2 महीने के अंदर में क्या करवा लिए जाएंगे? इलेक्शंस करवा लिए जाएंगे। ठीक, फरवरी में, वही बोल रहा हूँ, 1 से 2 महीने के अंदर में इलेक्शंस करवा लिए जाएंगे, इसलिए ये हाईलाइटेड है। ठीक है, नेक्स्ट बेंगलोर में ऐसा क्या है जो ये हाईलाइट हुआ? बेटा बेंगलोर में स्टार्ट होने जा रहा है आपका एरो इंडिया। ठीक है, ये एशिया का सबसे बड़ा क्या है? स्पेस मतलब क्या? हिंदी में क्या बोलेंगे? स्पेस और कुछ? और कुछ? अच्छा चलो, एरो स्पेस को समझिए। ये एशिया का सबसे बड़ा हवाई क्या होने वाला है? हमला नहीं बेटा, प्रदर्शन होने वाला है। तरह तरह के लोग या तरह तरह के अपने क्या दिखाने वाले हैं? कलाओं को दिखाएंगे। या किस आपके कौन से, जैसे हम लोग राफेल खरीदते हैं, अमेरिका का जो बन करके आता है उसको हम लोगों ने नहीं खरीदा। फाल्कन जो है अमेरिका का है, हम लोग नहीं खरीदा है। एफ सीरीज पाकिस्तान ले रहा है, लेकिन इंडिया लेने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, हम लोग किधर जा रहे हैं? कहां से ले रहे हैं राफेल? फ्रांस से ले रहे हैं। तो हम लोग फ्रांस से ये डील कर रहे हैं, अमेरिका से नहीं कर रहे हैं। अब चूंकि क्या है कि यहां आपको तरह तरह के क्या दिखाए जाएंगे? स्पेस से रिलेटेड, मतलब एयरक्राफ्ट्स दिखाए जाएंगे। यानी बाजार को और भी ज्यादा भारत भी दिखलाएगा, अपना तेजस लेकर के जाएगा। यहाँ स्वदेशी मेड है ना आपका तेजस, तेजस दिखलाने की कोशिश करेगा। बहुत से ऐसे देश हैं जो कि उसको मांग रहे हैं, खरीदना चाहते हैं। तो भारत अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे अपना ये रखेगा। कब से कब तक है? 10 से लेकर के 14 फेब को ये आयोजन होने वाला। नहीं बेटा, वो 2023 की इमेज डाल दी गई है। ये एशिया का सबसे बड़ा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट
इंदौर क्यों हाईलाइट में आ गया जी? ऐसा क्या हुआ इंदौर में? याद रखिएगा, इंदौर भारत का पहला क्या बना है, डिस्ट्रिक्ट बना है जो, या सिटी बना है जिसमें ये एक नया कानून बन करके रेडी हुआ कि भीख मांगना कानूनन अपराध है। यानी आपको भीख मांगने से क्या कर देगा, रोकता है यहाँ। ठीक है, भीख मांगना और भीख देना दोनों ही क्या हो गया है, यहाँ इलीगल हो गया है। भीख मांगना और भीख देना पूरी तरह से इलीगल घोषित हो गया है, कहां, इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 और 7। 8 देखिए, कौन सा देश भारत प्रवासी दिवस के 18वें, ध्यान दीजिएगा यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, समझ, कौन सा देश भारत दिवस नहीं होगा यहां पे, ठीक है। 18वें गैर निवास यानी एनआरआई, 18th एनआरआई डे में, एनआरआई डे में 9 जनवरी को अतिथि के रूप में शामिल हुआ था, ठीक है। 9 जनवरी को 18वां जो हमारा एनआरआई डे मनाया गया, इसमें कौन से देश ने क्या किया था, गेस्ट के रूप में शामिल हुआ था? तो वो था बेटा त्रिनिदाद एंड टोबैगो, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ठीक है। ये है कहाँ, वेस्ट इंडीज का एक कंट्री है, वेस्ट इंडीज में ही एक आइलैंड है, ठीक है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो। हुआ कहाँ था ये, भुवनेश्वर। कहाँ आयोजित हुआ था, भुवनेश्वर, ठीक है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसे आयोजित किया गया था प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में 2025 9 जनवरी। हो गया। ये मंदिर आपको दिख रहा है, क्या आप बता सकते हैं ये किसका मंदिर है? भुवनेश्वर फेमस है किसी मंदिर के लिए, किसके लिए बेटा? ये लिंगराज टेम्पल है, लिंगराज, ठीक है, लिंगराज मंदिर है, ठीक है। लिंगराज मंदिर है कहाँ, भुवनेश्वर में है। यहाँ किस देवता की पूजा होती है, बताओ जल्दी से? हरिहर, हरिहर, हरि भी है और हर भी है, दैट मीन्स विष्णु और शिव की जॉइंट इमेज है। यहाँ पे कहा जाता है कि ये स्वयंभू है, मतलब अपने आप इस जगह पे मूर्ति का क्या हुआ है, अवतरण हुआ है। इस मंदिर को बनाने का श्रेय किसको जाता है जी? 11th सेंचुरी में बनाया था, किसने बनाया था? ययाति केसरी, रूलर का नाम क्या था? ययाति केसरी, ठीक है। 11वीं शताब्दी में इसे बनाया गया है ययाति केसरी के द्वारा। किस शैली में बना है? उड़ीसा है तो आप जानते ही हो, कौन सी शैली होगी, द्रविड़ शैली होगी कि नागर शैली होगी? द्रविड़ नहीं होगी, द्रविड़ साउथ में है, ये नागर है बेटा। अगर नागर होती ना तो क्या होता, कौन से शेप में होता, सॉरी द्रविड़ होती तो कौन से शेप में होता, डोम लाइक स्ट्रक्चर होता। तो ये किस में बना है बेटा? नागर में बना है, ठीक है, नागर आर्ट, नागर आर्ट का बेहतरीन उदाहरण है ये, ठीक है। और नागर आर्ट में भी अगर आपसे पूछे सब आर्ट, इसमें कौन सा यूज किया गया है? सब है बेटा कलिंग, कलिंग आर्ट, ठीक है, कलिंग आर्ट का प्रयोग किया गया, कलिंग आर्ट का प्रयोग किया गया है। ये दिख रहा है, ये क्या है, ये इसको बोलते हैं गर्भगृह। क्या है ये? गर्भगृह, दैट मीन्स इसी जगह पे देवता की मूर्ति है, ठीक। ये क्या है, ये क्या है? आपने शायद विष्णुपद मंदिर भी देखा होगा, तो विष्णुपद मंदिर में भी यही आर्ट आपको दिखाई देगी, सेम चीज। ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे? तो तुमसे तो पूछ रहे हैं, हम बताओ नागर आर्ट में क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये क्या है?
और ये क्या है, जल्दी से बताओ कौन वाला? उसको शिखर नहीं बोलते, उसको कलश बोलते हैं, वो कलश है। जल्दी से बताओ इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ठीक है, ऊपर वाला क्या है जी? कलश है। याद है आपने, यहाँ पे आपका फेमस है कि कोई चोर कलश को उतारने के लिए गया था, सोने का कलश, गिर करके मरा था। कहाँ? बोध गया की घटना, याद आ रहा है ना? अब विष्णुपद की, सॉरी, विष्णुपद की घटना। ठीक है, तो वो कलश है, सबसे ऊपर क्या है? कलश है। ठीक, ये क्या कहलाता है? अमलक या अम्लका, क्या कहलाता है ये? अम्लका। इसको बोलते हैं बेटा शिखर, इसको क्या बोलते हैं? शिखर। ठीक है, ये आपका शिखर कहलाता है। ठीक, जब आप मेंस राइटिंग लिखोगे तो आर्ट एंड कल्चर में इसको लिखना पड़ेगा, मॉडल बना करके दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये लिंगराज टेम्पल है बेटा आपका। आगे बढ़ू, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हमारे चीफ गेस्ट हैं रिपब्लिक डे में। अफगानिस्तान के साथ हम लोगों ने हाल फिलहाल एक शिखर सम्मेलन किया है। ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 3-1 से पराजित किया, हराया। ठीक है, करीब कितने सालों बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इन लोगों ने जीता? 10 साल के बाद। इससे पहले लगातार 4-4 8 साल भारत ने जीता है। ठीक है, ये तीसरी बार में इंडिया हारी है। हो गया यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर कितना कितना है जी? 9th है कि 10th है? 9th। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने स्वदेशी पैरासिटामोल विकसित कर लिया है? पैरासिटामोल एक तरह का सॉल्ट है, नमक है, जिसका इस्तेमाल हम लोग दर्द निवारक दवाई बनाने में करते हैं, मींस पेन किलर के रूप में इसका यूज होता है। ठीक है, तो स्वदेशी, क्योंकि पैरासिटामोल का केमिकल हमें दूसरे देशों से मंगाना पड़ता था, तब जाकर के दवा बन करके रेडी होता था। लेकिन पहली बार भारत ने अपना ही पैरासिटामोल बना करके रेडी कर दिया, और ये रेडी करने वाला कौन है? CSIR। ठीक है, CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, इसने अपना पैरासिटामोल बना करके रेडी किया। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अब आपका काम रहा कि इसकी स्थापना कब हुई है, डेट आप पता करके मुझे बताओ, थोड़ी देर में बताने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप। 1942, वेरी गुड। CSIR की स्थापना 1942 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट बेबी ऑफ जनरेशन बीटा, भारत में जन्म लेने वाला जनरेशन बीटा के तहत पहला बच्चा किस राज्य में पैदा हुआ है? 1 जनवरी को पैदा होने वाला पहला बच्चा जो हुआ है वो कहां है? मिजोरम, जनरेशन बीटा। ठीक है बेटा, जो हमारा जन्म होता है वो इंटरनेशनल ये में तय होता है कि किस जनरेशन में आपने जन्म लिया है। इससे पहले चल रहा था जनरेशन अल्फा, इससे पहले क्या चल रहा था? जनरेशन अल्फा। और जनरेशन अल्फा जो था वो कब से कब तक का था? 13 से लेकर के 24 तक चला। ठीक है, जनरेशन अल्फा 13 से 24 तक चला आपका क्या? जनरेशन अल्फा। इससे पहले जो चला था वो क्या था? जनरेशन Z या Z। ठीक है, कब से कब तक? 1997 से लेकर के 2012 तक।
ठीक है, जनरेशन जेड या जे। साइलेंस। बेटा वो टाइम पीरियड के अनुसार वो तय होता है। कहने का मतलब है कि इस काल में जो बच्चे अब जन्म ले रहे हैं ना, वो हाईली एक्टिव बच्चे होंगे। जनरेशन बीटा में जो आ रहे हैं वो क्या होंगे, हाईली एक्टिव होगा। जैसे आपका मोबाइल क्या होता है, एंड्रॉइड 13, 14, 15 अपडेट होते रहता है ना, अपग्रेड होते रहता है। तो इनमें जिन का क्या हो रहा है, जिन समझ रहे हो ना, जिन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म करता है। तो इसमें आपका क्या होते रहेगा, आपके अंदर की जो क्रोमोसोम्स है वो अब डेवलप्ड होते होते चलेंगे। जैसे पहले के जमाने में मान लो मुझे जब ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ, या ग्रेजुएशन जब मैंने कंप्लीट किया, तब मुझे वॉच और मोबाइल दिया गया था। इससे पहले ना वॉच मिला ना मोबाइल मिला। समझिए, पापा ने गिफ्ट किया तो क्या किया, वॉच और मोबाइल किया। तो मोबाइल चलाना यानी उसको स्क्रॉल करना भी मैंने कब सीखा है, ग्रेजुएशन में सीखा है। समझे। और आज का बच्चा जन्म लिया है, दूसरे दिन से वो मोबाइल के साथ खेल रहा होगा, ऑटोमेटिक खेल रहा होगा। तो बस यही है आपका जनरेशन। जनरेशन जो समझ रहे हो ना बात क्या बोलना चाह रहे हैं हम। तो ये हर जनरेशन के साथ कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी में क्या हो रही है, डेवलपमेंट देखने को मिलेगी आपको। चलिए अब आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष के रूप में चुना गया है, बेस ईयर चुना गया है। दो तीन तरह से जीडीपी निकाला जाता है बेटा। एक बताया जाता है रियल जीडीपी, रियल जीडीपी। एक होता है नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। और एक होता है आपका पर कैपिटा जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी। ठीक है। रियल जीडीपी में क्या है कि आधार वर्ष यानी बेस ईयर को लिया जाता है, और बेस ईयर के लिए चुना गया है 2022-23। ठीक है, 2022-23 को आधार वर्ष माना गया है। ठीक है। नॉमिनल जीडीपी में क्या होगा कि नॉमिनल जीडीपी में उसी साल का निकाला जाएगा जिस साल को आपको देखना है। मान लो 2024 का जीडीपी हम देखना चाहते हैं, तो यहां पे भारत का जो जीडीपी रहा वो 6 to 7% रहा। ठीक है। जीडीपी के अनुसार अगर देखोगे, सबसे ऊपर कौन है जी, चाइना है। उसके बाद कौन है, सेकंड नंबर पे जीडीपी के रैंक में कौन है जी, सोचो जरा सा। थर्ड में कौन है, फोर्थ में कौन है, फिफ्थ में कौन है। फिफ्थ में अभी इंडिया है। फिफ्थ में कौन है, इंडिया है। और इसका जीडीपी कितना है जी, कौन बताने जा रहा है, 3.94 डॉलर ट्रिलियन डॉलर। ठीक है। ये भारत का जीडीपी अभी फिलहाल वर्तमान 2024 के डेटा। ठीक। इससे ऊपर कौन है, फोर्थ में जापान, वेरी गुड, जापान 4.3 डॉलर ट्रिलियन। ठीक है। जापान से ऊपर कौन है, जर्मनी, जर्मनी, जर्मनी का कितना है जी, कौन बताएगा, 4.6। ठीक। इससे ऊपर कौन है, चेक करो डेटा आपके पास होना चाहिए, बताओ कौन होगा। रशिया है, अमेरिका है, फ्रांस है, थिंकिंग करो, बताओ जल्दी से इसको। जीडीपी रैंकिंग में सेकंड रैंक किसका है, कौन होल्ड कर रहा है। चाइना का जीडीपी अभी कितना है, बोलो। हम्म हम्म चेंज हुआ होगा। ठीक है। सेकंड रैंक में हमारे अनुसार कौन है, यूएसए है। इसके पास है 17.9 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी अभी फिलहाल। और इसके पास आ गया था 16.8, बढ़ गया होगा, डेटा चेंजेस होगा 2024 में या 25 में चेंज हो गया होगा, वो हम नहीं बोल रहे। ठीक है। 2025 में ये बताया गया है कि इंडिया की इकोनॉमी अगर इसी तरह ग्रोथ करती रही तो 2025 में ये जापान को पीछे छोड़ेगा। ठीक। और 2027 तक किसे पीछे छोड़ देगा, जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। थर्ड रैंक में 2027 तक आ जाएगा। ठीक है।
क्लियर है यहाँ तक? हाँ, ग्रोथ रेट अगर सेम रहा तो सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट अभी इंडिया का ही है, चाइना का ग्रोथ रेट 2 पॉइंट समथिंग है। ठीक है बेटा, गरीबी इसलिए है या डेवलपिंग कंट्री इसलिए मानते हैं हम इंडिया को क्योंकि यहाँ पर कैपिटा इनकम कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप चला नहीं पाओ, इन लोगों की पॉपुलेशन बहुत कम होने के कारण से क्या हुआ है, ये लोग डेवलप्ड कंट्री कहलाए। आप समझे? चाइना के पास, चाइना भी अंडर डेवलपिंग कंट्री है ना, ये भी डेवलपिंग कंट्री में ही आएगा, वो डेवलप्ड नहीं है। नहीं, आप गलत सोच रहे हो, गरीबी है, हम लोगों से ज्यादा गरीबी है, हो सकता है। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, हु विल बी अवॉर्डेड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024? 2024 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त को हुआ है, इसलिए 29 अगस्त को ही हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। जो मेजर ध्यानचंद हैं ये हॉकी के जादूगर कहलाते हैं। ठीक है, हॉकी के क्या कहलाते हैं? जादूगर। इन्हीं के चलते 1928, 1932, 36 3 साल लगातार ओलंपिक में हम लोगों ने गोल्ड जीता था। ठीक है, हिटलर ने कहा था अगर मुझे पूरे विश्व में अगर एक इंसान को चुनना हो तो मैं किसे चुनूंगा? ध्यानचंद को चुनूंगा। भारत से उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया था कि अगर हो सके तो आप मुझे ध्यानचंद दे दें, बदले में आप अंग्रेजों से आजादी आप हमसे मांग सकते हैं, हम आजादी आपको दिला देंगे, बस हमें क्या चाहिए? ध्यानचंद दे दें। ध्यानचंद ने लेटर में बड़ा ही विनम्रता के साथ रिप्लाई दिया था कि देखिए हम भारत के हैं, भारत के ही रहेंगे, बस आप हमारी, अगर मेरे खेल से इतने प्रभावित हैं तो आप हमारी हेल्प करें भारत को आजाद करवाने में। इसलिए सुभाष चंद्र बोस को साथ मिला था किसका? हिटलर का। ठीक है, ठीक बेटा, इसमें सभी को मिलेगा क्या? खेल रत्न अवार्ड। डी गुकेश जो हैं ये चेस प्लेयर हैं। ठीक है, ये चेस प्लेयर हैं। मनु भाकर शूटर हैं, ओलंपिक में इन्होंने 2 मेडल जीता था। हरमनप्रीत सिंह ये आपके हॉकी से हैं, हॉकी के कैप्टन हैं, इनको भी मिलने जा रहा है खेल रत्न अवार्ड। एक नाम और ऐड कर लो आप लोग, प्रवीण कुमार। ठीक है, प्रवीण कुमार को भी खेल रत्न अवार्ड मिला है। नहीं बेटा, प्रवीण कुमार जो हैं आपके, ये आपके पैरा एथलीट हैं, पैरा एथलीट। ठीक है, पैरा एथलीट हैं, शरीर से हैंडीकैप्ड हैं, लेकिन इन्होंने ओलंपिक्स में आपको मेडल दिलवाए। हो गया? क्या आपको करंट पढ़ने में, समझने में थोड़ा भी दिक्कतें आ रही हैं, प्रॉब्लम से? समझ में आया कि करंट को कैसे रिलेट करके पढ़ना है, हमें कैसे करके उसको जानना है? अगर वे समझ में आ रहा है, अगर ये वे अच्छा है तो इसी वे में पढ़ाएंगे, और नहीं अगर आप लोग चाहें कि सर क्वेश्चंस दीजिए, सिर्फ एक आंसर पर हम लोग फोकस करेंगे, एक ही आंसर पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस वे में भी नहीं जाना है तो कोई भी एक टॉपिक ले लो, मान लो ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की बात करेंगे, तो ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड क्या है, कब से शुरू हुई, कितने लोगों को मिला, ध्यानचंद कौन थे, एक टॉपिक पर पर्टिकुलरली हम लोग उस पर बात कर सकते हैं। अगर इस तरह भी चाहते हो तो इस तरह भी क्लासेस हम लोग दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर रहा कि आप क्या चुनते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कर रहा है, डिजिटल आधार पर कृषि में वृद्धि के लिए, डिजिटली एग्रीकल्चरल फील्ड को ज्यादा अच्छा बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है जिसका नाम है प्रोजेक्ट विस्तार। क्या नाम है? प्रोजेक्ट विस्तार। और इसकी शुरुआत करने वाला कौन है? इसकी शुरुआत करने वाला इनमें से कौन है?
बेटा आईआईटी मद्रास नहीं है, आईआईटी बॉम्बे है। कौन है? आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे ने प्रोजेक्ट विस्तार नामक एक प्रोजेक्ट का इनोवेशन किया है, शुरुआत किया है, जिसमें आपको क्या दिया जा रहा है, कैसे करके कृषि के क्षेत्र में हम लोग डेवलप कर सकते हैं, यानी कृषि क्षेत्र को और आगे ले जा सकते हैं, उसके बारे में चर्चा की जा रही है। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे फोकस करें। निम्नलिखित में से किस टीम ने प्रो कबड्डी लीग 2024 को जीता है? प्रो कबड्डी लीग हर साल खेला जाता है, याद रहे कबड्डी जो है भारत में ही क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है, फेमस भी हुआ है, आज कई लोग इसको खेलते हैं। कबड्डी हर बच्चे का बचपन का क्या रहा है, अगर गांव में पले हो तो गांव का ये सबसे फेवरेट गेम हुआ करता था। आजकल के तो बच्चे मोबाइल से खेलते हैं ना, फ्रेंड सर्कल को भूल गए, लेकिन यही एक खेल था जो बच्चों को एक साथ क्या करता था, जोड़े रखता था। और ये जीतने वाले कौन है? हरियाणा स्टीलर्स। ठीक है, हरियाणा स्टीलर्स ने पटना पायरेट्स को हराया है, कितने से? 27-32 से। ठीक है, हरियाणा स्टीलर्स ही आपके इस साल के विनर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बॉस्ट्रिंग आर्क ब्रिज, अभी अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन पर डिस्कस किया था। ठीक है, बॉस्ट्रिंग आर्क ब्रिज इज इन व्हिच सिटीज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, किस स्टेट ने इसकी शुरुआत की है? कौन बताने जा रहा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में ग्लास ब्रिज की शुरुआत हुई है, इसी को बोला गया है बॉस्ट्रिंग आर्क ब्रिज। ठीक है, बॉस्ट्रिंग आर्क ब्रिज जो कि ग्लास से बना हुआ है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन भी आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है जी? 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहता है, पार्किंसन रोग में मेलाटोनिन के नैनो फॉर्मुलेशन से कौन सा कार्य जुड़ा हुआ है? पार्किंसन रोग क्या है पहले समझो। पार्किंसन जो डिजीज है बेटा, ये न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है, यानी तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ है, आपका तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ है। इसमें मेनली क्या होता है कि आपके जो मैसेंजर्स होते हैं, दैट मीन्स एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन में क्या करता है, मैसेज जो ट्रांसफर करता है, तो मैसेज ट्रांसफॉर्मेशन का इनका काम है। और पार्किंसन रोग में ये इफेक्ट कर जाता है, यानी पार्किंसन रोग में एक जगह से दूसरे जगह मैसेज सप्लाई नहीं हो पाता, इसी कारण से आपका हाथ पैर चलना बंद हो जाता है, कांपना शुरू हो जाता है, शरीर क्या होना शुरू होता है, कांपना शुरू करता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें एक लिखा है डोपामिन, एक लिखा है मेलाटोनिन। क्या है मेलाटोनिन और क्या है डोपामिन? ठीक है, डोपामाइन और मेलाटोनिन दोनों के दोनों क्या हैं, वेव्स हैं, इलेक्ट्रिक वेव्स हैं, जो शरीर में अपने आप न्यूरॉन में क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, जनरेट होते हैं। अब हम समझिए मेलाटोनिन क्या करता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन का, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो वेव्स। ये क्या करता है, आपको रिलैक्स करता है, दैट मीन्स इसी के कारण आपको नींद आती है। क्या आता है? नींद आती है। अगर इसका उत्पादन बंद हो जाए, आपके बॉडी में बनना कम हो जाए, तो आपको अनिद्रा की बीमारी होगी, दैट मीन्स नींद नहीं आएगा। ठीक, दूसरा क्या होगा, माइग्रेन होगा। माइग्रेन क्या होता है जी, सर दर्द करेगा। अगर इसका उत्पादन में कमी आ जाए तो ये आपको धीरे धीरे क्या करने लगेगा, सर दर्द का कारण बन जाएगा। तीसरा, इसको बेटा बोला जाता है बॉडी का वॉच। क्या बोलोगे इसको? वॉच बोलोगे। ये घड़ी के जैसे काम करता है, जैसे
रात में ऑटोमेटिक आपको क्या कर देगा, सुला देगा, और सुबह होते होते ऑटोमेटिक क्या करता है, ये जगा देता है। ये ऑटोमेटिक वॉच की तरह काम करता है। दैट मीन्स आप अलार्म क्लॉक की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो, अलार्म क्लॉक की। ये अलार्म क्लॉक की तरह काम करता है। याद रहे 9 से लेकर के 10 के बीच में सबसे ज्यादा स्रावन किसका होता है, एक्सेस अमाउंट में किस समय में मेलाटोनिन सेक्रेट करता है, 9 से 10 में। इसीलिए बोला जाता है बच्चे को कितने से कितने के बीच में सुला दें, 9 से 10 के बीच में सुला दें। उसको नींद अच्छी आएगी, उसका शरीर रिलैक्स फील करेगा, सर दर्द से बचा रहेगा, बॉडी पेन से बचा हुआ रहेगा। बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे, वेट करो। और सुबह होते होते ऑटोमेटिक वो बिना जगाए भी वो क्या हो जाएगा, जाग जाएगा। यानी आपको मतलब आजकल का क्या होते हैं, बच्चे गधे की तरह सोते हैं। पिताजी जब तक ना उसको हनुमान नहीं बनाएंगे, पीछे से आकर के एक हाथ लात नहीं लगाएंगे, तब तक उसका नींद नहीं भागता। तो इन चीजों से अगर बचना है तो बच्चे को कितने बजे से कितने बजे तक सुलाएं, ठीक। लेकिन ध्यान रहे आजकल के बच्चे जनरेशन किसमें जी रहे हैं, कौन से जनरेशन में आ गए, बीटा और अल्फा। बीटा और अल्फा में स्क्रीन टाइमिंग जो है, ये स्क्रीन जो टाइमिंग है ये बहुत ज्यादा असर कर रहा है किसमें, मेलाटोनिन में। अगर सोने से पहले आपने अगर मोबाइल देखा है या आपने टीवी देखा है तो आपको इस टाइम पे नींद नहीं आएगा, ठीक। हमारे दिमाग में वही चीजें चलती है जो लास्ट टाइम में आपने सीन किया है, देखा है, ठीक है। तो इसी कारण से दिमाग इस चीज को रिलीज नहीं कर पाता। तो कहा जाता है या माना जाता है, साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर आप सोने से 2 घंटा पहले स्क्रीन टाइमिंग को बंद कर दें, यानी स्क्रीन देखना बंद कर दें, तो आपको गहरी नींद आएगी। क्लियर है यहां तक। अब बोलो तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, कौन पूछने जा रहा था, उसका रीजन भी दिया ना मैंने आपको, रीजन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, डोपामाइन। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग डोपामाइन की। डोपामाइन क्या है बेटा, डोपामाइन ऐसा क्या है, डोपामाइन के बारे में समझो, फिर पार्किंसन के बारे में क्लियर करेंगे। डोपामाइन क्या है बेटा, ये भी एक तरह का इलेक्ट्रॉन वेव्स है, इलेक्ट्रिक वेव्स है, जो कि आपके न्यूरॉन में एक से दूसरे में क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। बेटा डोपामाइन के चलते आप सबसे ज्यादा हैप्पी रहते हो, हैप्पीनेस फील करवाता है ये, ठीक है। समझने की कोशिश करो, हैप्पीनेस कैसे फील करवाएगा। अगर आपको बहुत अच्छा खाना मिल गया जो आपका फेवरेट है, इसको देखते ही यानी आपको अगर हैप्पीनेस आया तो यानी कंफर्म है कि आपका क्या स्रावन हो गया है बॉडी में, डोपामाइन आ गया है। या समझो एक तरह का कह सकते हो, अगर आपसे हम लोग कहे खाना छोड़ो, एग्जाम्पल क्या बोल रहे, बोलो बोलो, पसंदीदा इंसान, हाँ ये भी बोल सकते हो। जैसे मान लो कि कोई लवर है, कोई लवर है, ठीक है, अब उनको किसी और के साथ देख लो, डोपामाइन खत्म, ठीक। और अगर आप उनसे जो चीजें डिमांड करते हो कि भाई जितना पजेसिव आप हो उतना ही पजेसिव वो भी आपके लिए हो, तो उस जगह पे आपको खुशी का एक अनुभूति महसूस होगी, और वो किसके कारण, डोपामाइन के कारण होगा, ठीक है। अब आते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा, रिड्यूस करेगा किसमें, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने का काम करेगा। कौन कौन करेगा जी, पार्किंसन रोग में मेलाटोनिन, ये स्ट्रेस को कम करेगा और तनाव के साथ साथ आपके दोहरों को कम कर देगा। पार्किंसन में मैंने बताया ना, अचानक से आपका शरीर क्या होने लगेगा, कांपने लगेगा, तो उस दोहरे को क्या कर देगा, ये कम कर देगा, ठीक है। मिर्गी भी आपका जो है वो ट्रांसमिशन के कारण ही हो रहा, वो भी न्यूरो ही है। मिर्गी में क्या होता है बेटा कि आपके बॉडी में इलेक्ट्रिक दौड़ने लगता है, करंट आ जाता है, जिसके कारण आपका शरीर क्या होता है, कांपने लगता है। वो पार्ट है इसका, लेकिन पार्किंसन रोग से अलग है वो, ठीक है। उसमें आपके शरीर को, बॉडी को
नीचे गिराने में यानी बेहोश करने में आपका काम कर देगा, शरीर पूरी तरह से खींच लेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें बैठे भी रहोगे तो आपके पैर हाथ कांपने शुरू हो जाएंगे, ग्लास पकड़ोगे तो हाथ कांपेगा, ठीक है। इसको पार्किंसन रोग बोलते हैं। बाद में इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर है 17, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि सीबीआई को निम्नलिखित में से किस कानून के तहत मामला दर्ज करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना, सीबीआई अगर किसी भी जगह पे किसी को अरेस्ट करेगी, मान लो कि किसी राज्य में जाना है, तो अरेस्ट करने से पहले उसको परमिशन लेना होता है, किससे? राज्य सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से। वो डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकता। लेकिन पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया है कि आप बिना किसी परमिशन के भी उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। आखिर ऐसा उसने क्या किया होगा या क्या करे कि वो गिरफ्तार हो सकता है? और वो करप्शन एक्ट है, ठीक है। भ्रष्टाचार में अगर कोई व्यक्ति फंस चुका है, यानी भ्रष्टाचार के सबूत आपको मिल चुके हैं, तो बिना राज्य के परमिशन के भी आप उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। इसके पहले वाले का आंसर बी नंबर मैंने बोला था ना बेटा। माइटोफेजी को प्रेरित करके ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करती है, ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करती है। ओके, इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस स्टार्टअप ने पोएम 4 पर व्योम 2U ग्रीन प्रणोदन प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? ठीक है, क्या है पोएम 4 या फिर व्योम 2U, इसके बारे में जानो। हम लोग बहुत सारे क्या करते हैं, स्पेस पे मिसाइल्स छोड़ते हैं, ठीक है। वहां की जानकारी प्राप्त करने के लिए या अर्थ की जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत सारे मिसाइल्स हम लोग भेजते हैं, स्पेस पर भेजते हैं, क्राफ्ट भेजते हैं। हम छोड़ो, पूरा विश्व भेजता है, ठीक। तो उससे क्या होता है कि वहां एक पॉल्यूशन फैलता है, जैसे मलबा कचरा, कुछ दिन बाद वो काम करना बंद कर देगा। तो काम करे बंद कर देगा तो क्या आप उसको डिस्ट्रॉय करते हो? नहीं करते हो, और वापस भी नहीं लाते हो। तो उस पॉल्यूशन से बचने के लिए, उस पॉल्यूशन को रोकने के लिए क्या चलाया गया है? ग्रीन प्रणोदन। समझ रहे हो? ग्रीन पॉपुलेशन सिस्टम का शुरुआत हुआ है। किसने शुरुआत किया है या क्या है उसका नाम? मनस्तु स्पेस। इसका नाम क्या है? मनस्तु स्पेस। शुरुआत करने वाला कौन है? आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। मनस्तु स्पेस, मनस्तु स्पेस, बॉम्बे। मनस्तु स्पेस की शुरुआत हुई है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है बेटा आपके पास, Which of the following is not true about HMPV? HMPV एक वायरस है जो कि चाइना में अभी खूब चल रहा है और सारे देशों को अब खतरा हो चुका है। तो इसमें से कौन सा एक सही नहीं है? यह न्यूमोवेरिडे परिवार से संबंधित है। न्यूमोवेरिडे, ठीक है, ये निमोनिया का लक्षण वाला ही एक परिवार से है। सही है, ये गलत नहीं है, ठीक है। सार्स से ही आता है।
ये प्राइमरली अफेक्ट्स इंडिविजुअल्स, ये मुख्य रूप से 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को प्रभावित करता है। गलत है बेटा, ये 14 होगा। कितना होगा? 14। तो आंसर करेक्ट क्या होगा? बी नंबर। ठीक है, 60 वर्ष के लोगों को। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये आपसे पूछा है ना, तो ये 60 साल लिखा है ना, नहीं नहीं गलत है, ये सही है। अभी आपको देयर इज नो बोला है ना, तो नो का मतलब क्या है? इसका ट्रीटमेंट नहीं है। बी नंबर गलत है, ये 60 साल दे रहा है ना, 14 साल के बाद कभी भी ये आपको क्या कर सकता है? इफेक्ट कर सकता है। हो गया यहां तक? क्वेश्चन रिपीट है, क्वेश्चन रिपीट है। लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से आपका 20th, 20वां क्वेश्चन। कहावत है ना, कुछ तो पाप किए होंगे आपने तभी तो गंगा में इतनी भीड़ है ना? समझिए, निम्न में से किसने महाकुंभ 2025 महाकुंभ मेला बीमा की शुरुआत की है? ठीक है, इंश्योरेंस दे रहा है आपको। क्या? अगर आपको कुछ हो जाता है तो वो पे करेगा, आपका सामान चोरी हो जाता है पे वो करेगा, एक्सीडेंट हो जाता है पे वो करेगा। ठीक, तो ये किसने किया है? इन दोनों ने मिलकर के किया है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और फोन पे ने, इन दोनों ने मिलकर के एक इंश्योरेंस शुरू की है। किसके लिए? महाकुंभ मेला के लिए। ठीक है, ए एंड बी बोथ होगा। ठीक, एसबीआई ने क्या किया है बेटा? हर घर लखपति योजना, हर घर लखपति योजना की शुरुआत की। हर घर लखपति योजना की शुरुआत एसबीआई ने किया। इंश्योरेंस निकाला है कि हर घर में कम से कम आपको 1 लाख का बीमा मिलेगा। ठीक है, हर घर लखपति योजना। ध्यान दीजिएगा, कुंभ जो है, कुंभ जो है वो 4 जगहों पर लगता है। कहां कहां जी? प्रयागराज, प्रयागराज में त्रिवेणी है। कौन है? त्रिवेणी है। नेक्स्ट नासिक, चलो नासिक, गोदावरी है, गोदावरी के किनारे लगता है। और बोलो, उज्जैन, उज्जैन है, क्षिप्रा, क्षिप्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट हरिद्वार है, हरिद्वार है, गंगा, गंगा नदी के किनारे कुंभ लगता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, महाकुंभ 12 साल में लगता है। महाकुंभ कितने साल में? महाकुंभ 12 साल में एक बार। अर्धकुंभ, अर्धकुंभ 6 साल में लगता है। ठीक है, अक्षय कुंभ, अक्षय कुंभ हर साल लगता है, एवरी ईयर। नेक्स्ट माघ कुंभ, माघ कुंभ हर एक साल लगता है। ठीक है, हो गया क्या? हाँ 144 योग बोला जा रहा, मतलब ऐसा गुड ये संजोग बना है इसमें। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कुंभ की शुरुआत हर्षवर्धन ने की थी, हर्षवर्धन ने की थी। जानते ही हो हर्षवर्धन को, पुष्यभूति वंश के महानतम शासक हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन के पिता का नाम पुष्यभूति। तो ये किस वंश से थे?
पुष्यभूति या वर्धन वंश से थे। ठीक है, तो कुंभ की शुरुआत हर्षवर्धन ने किया था। यहां तक किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है, जानना है तो बोलो। है किसी के मन में कोई डाउट या क्वेश्चन? तो बेटा ये आपके पूरे जनवरी के जो गिने चुने क्वेश्चंस थे जिसको मैंने कलेक्ट किया था वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए। 20 क्वेश्चंस अभी के लिए। ठीक है, 20 क्वेश्चंस भी अगर आप करके प्रिपेयर करते हो पर डे के हिसाब से तो आपके बहुत हो जाते हैं। ठीक, मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि करंट का क्या महत्व है आपके लाइफ में या किसी भी एग्जाम्स में। ठीक है, तो इस तरह से रिलेट करके आप क्वेश्चंस को बनाएंगे। उम्मीद करते हैं आज का सेशन या आज का क्लास आपको पसंद भी आया हो। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे तो इससे आगे